अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मिड डे शो। नया दिन, नए झंझट, सिलसिले और नए सारी डेवलपमेंट्स के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। आज भी नए जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं और उनके ऊपर तज्ज़िये और तबसरे लेकर आपके साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और एज यूजुअल मेरा साथ देंगे काशिफ बशीर खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आज तो बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं, अदम एतमाद और वोट और ये वो। हाँ, ऐसा वैसा क्विकली व्यूअर्स को बता दीजिए कि हम क्या बात करेंगे आज। नाजरीन, आपको बताते चले कि आज जो है ना पंजाब की हुकूमत में ना बड़ी काफ़ी हलचल सी शदीद हलचल मची हुई है और पंजाब किसका होने जा रहा है और किसका होगा और ये हुआ किसके सर सजेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आईनी बहरान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चलूँ कि परवेज़ इलाही आज एतमाद का वोट लेंगे या नहीं। पंजाब में एक नया आईनी बहरान जो है वो पैदा होने का खदशा जाहिर हो गया है। गवर्नर की आज वज़ीर आला को अदम एतमाद का वोट लेने की हिदायत भी कल से जो है वो जारी कर दी गई हुई है और एतमाद का वोट ना लिया तो नए वज़ीर आला के इंतखाबात का ऐलान भी हो सकता है। और साथ साथ आपको बताते चलूँ कि परवेज़ इलाही के एतमाद का वोट लेने का मामला हुक्मरान इत्तेहाद की मुशावरत जो है वो इन्होंने सर जोड़ ली है, जारी है और क्या बनता है इसमें से वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा और हम अपने जो तज्ज़िये हैं ना इनके हवाले से आप तक पहुंचाएंगे। एतमाद का वोट शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और चौधरी बरादरान का राब्ता भी हुआ है, इस हवाले से भी बताते चलेंगे। बड़ी अहम एक जो राब्ता है वो एक मोड़ इख्तियार करेगा या नहीं ये भी हमने जानना है, अपने नाज़रीन को बताते चलेंगे। अब तक के लिए अच्छा, मैं काशिफ साहब आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से इजलास बुलाया गया है, जिस तरह अगर एक इजलास चल रहा हो तो क्या जो स्पीकर है वो दूसरा इजलास की उसको हिदायत गवर्नर की जानिब से दी जाए तो क्या वो इजलास कर सकता है? जिस तरह बलीगुर रहमान हमारे गवर्नर हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि आप एतमाद का वोट लें, तो कल ही रूलिंग उन्होंने जारी की स्पीकर ने। ये जरा अपने नाज़रीन को भी और मुझे भी थोड़ा अच्छा, इसमें जो सबसे मतलब डिफरेंट बात हुई जो हैरान कुन भी थी कि पीएमएलएन और इत्तेहादी हुकूमत ने सबसे पहले तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवा दिया सूबाई असम्बली में। उसके बाद उनको ख्याल आया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हमने जमा करवा दिया है तो ये जो एक मैजिक फिगर है 186 का, ये तो बाइंडिंग होगी हम पे। हम 86 MPs लेके आएंगे तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा। इमीडिएटली उन्होंने थोड़े से टाइम के बाद उन्होंने एक ऐसा मतलब काम किया कि गवर्नर साहब को कहा कि जी आप जो है ना एतमाद का वोट लेने के लिए आप भी एक हुक्मनामा जारी करें। जो ऑर्डर है वो जो उसका ओरिजिनल गवर्नर साहब बलीगुर रहमान साहब का जो ऑर्डर है उस पर ऑर्डर ही लिखा हुआ है, तो उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन जारी कर दी उसको सीएम पंजाब को कि जी आप इसके और ना जी आप एतमाद का वोट लें। अच्छा, अब दोनों में जो फर्क है एतमाद का वोट लेने में और अदम एतमाद की तहरीक में, ये बड़ा जरूरी है हमारे व्यूअर्स के जानने के लिए। आप अदम एतमाद का जब वोट आप तहरीक पेश करते हैं तो फिर जो भी ग्रुप, सियासी जमात या इत्तेहाद वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आता है तो फिर लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उसके ऊपर बाइंडिंग होती है कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो लेके आए ताकि पता चल सके कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 186 आपका मैजिक नंबर है, उसके अलावा 187 या 88 उसके बाद पता चलेगा कि आया वो वज़ीर आला कायम अच्छा, वो तो देखे ना 186 से अगर वो ज्यादा ले आते हैं या 186 भी ले आते हैं तो फिर सीएम साहब तो घर चले गए। अच्छा, अब उनको जब ये ख्याल आया कि जी सुप्रीम कोर्ट का जुलाई के जो ज़िमनी इंतखाबात थे, उसके बाद हमजा जब प्राइम सीएम बने थे, उसके बाद जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का उसमें फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर बहुत बड़ी कदगन लग गई थी, एम्बार्गो लग गया था और ये डिसाइड हो गया था कि किसी भी सियासी जमात का जो MPA या MNA है वो अगर डिफेक्ट करेगा ना सिर्फ उसका वोट नहीं काउंट होगा, दूसरा उसको अपनी सीट भी लूज करनी पड़ेगी। तो इस तनाज़र में इस वक्त प्रॉब्लम जो है सियासी रस्साकशी जो है पंजाब में, ये बेसिकली टाइम गेनिंग था और हो सकता है कि अगर आज जैसे आपको पता है कि कल स्पीकर सिफ्तान खान ने जो ऑर्डर पास किया था गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने के लिए, वो इस बिना पर उसके जो समरी है उसको रिजेक्ट करते हुए वो उसके ऊपर वो नहीं जारी किया असम्बली इजलास बुलाने का, जिसे आप कहते हैं जो भी उसकी होती है। अच्छा, उसमें इसलिए नहीं जारी किया, उनका कहना है और आईनी माहिरीन का भी कहना है कि जो इजलास स्पीकर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली बुलाएगा उसको ख़त्म भी वही करेगा। अच्छा,
इस वक्त तो इजलास चल रहा है, रात को उन्होंने उसको पोस्टपोन किया है जुमे तक। अच्छा, उसको इस बिना के ऊपर गवर्नर पंजाब की जो ऑर्डर था उसको उन्होंने मानने से इनकार किया, और वो कहते हैं कि ये लीगल है, क्योंकि जो इजलास हमने अक्टूबर में बुलाया था वो कॉन्टीन्यूसली चल रहा था और वो ख़त्म नहीं हुआ था। उस इजलास के होते हुए आप एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकते। अच्छा, अब उन्होंने इसको कैंसिल किया, ये इसको बौखर किया है जुमे तक। अच्छा। और अब वो कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद का जो मूव आई है उसको हम फेस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक जो नुक्ता है वो ये समझने वाला है, जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, वो ये कि अगर स्पीकर ने कोई इजलास बुलाया हुआ है तो वो कितनी देर तक उसकी मर्जी के मुताबिक चल सकता है? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, अगर अब अक्टूबर से वो चल रहा है और अभी तक उसको उन्होंने खत्म नहीं किया, मुअत्तल नहीं किया या खत्म नहीं किया, ठीक है जी, वो आप जितनी देर मर्जी चलाएं जी, वो, लेकिन उसको जो खत्म करेगा वो वही करेगा स्पीकर सूबाई असेंबली। ठीक है। इसी बिना पे गवर्नर साहब का जो ऑर्डर है वो नल एंड वॉइड उन्होंने करार देके उसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं किया। आज का इजलास नहीं हो रहा है जिसमें गवर्नर साहब ने कहा था। अच्छा, काशिफ साहब वो ना करें, सूबाई असेंबली के स्पीकर हैं, वो ना करें, वो मुअत्तल इजलास को मुअत्तल ना करें और वो प्रोलॉन्ग करते जाएं, तो ये फिर जो अदम एतमाद का जो वोट लेने की इजलास के हवाले से बात है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। आपकी बड़ी अच्छी बात है। इसमें भी आप देखें ना, जो उन्होंने ऑर्डर जारी किया है उसमें भी आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि उसके अंदर जो रीजंस लिखे गए हैं, क्योंकि विदाउट एनी रीजन गवर्नर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने के लिए नहीं कह सकता है। ये थोड़ी है कि आज गवर्नमेंट चल रही है तो आज गवर्नर साहब कहें कि जी केपीके की गवर्नर कहें कि जी आप कल या परसों एतमाद का वोट ले लें। उसके लिए भी ये सुनने में आया है, जो बता रहे हैं कानूनी और आईनी माहिरीन, कि उसमें भी कॉन्सेंट जो है वो सीएम की ज़रूरी है, उनके साथ आपको कंसल्ट करना है, या फिर जब गवर्नमेंट्स नहीं बनती हैं, इलेक्शंस होते हैं और नई असम्बली सूबाई या कौमी बनती है, तो फिर गवर्नर और प्रेसिडेंट, ठीक है जी, अच्छा। वो कहते हैं कि जी आप एतमाद का वोट लें ताकि गवर्नमेंट करे आगे। हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल ही मुझे एक मिनट दे दीजिए, मैं आपको बता दूं। नहीं, इसमें जो सॉलिड रीजन उन्होंने बताया जगह पर है, लेकिन मैं नाजरीन को ये खबर देना चाह रही हूँ कि नजम सेठी बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनात हो गए हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वजीर आजम की जानिब से। ये ताज़ा तरीन जो खबर है, मतलब अपडेट है, वो देना चाह रही हूँ। आपकी कंटिन्यूटी अपनी जगह पर है, मैंने कहा मैं इस साथ साथ करती भी रही। चले, हाँ जी, बताएं। अच्छा, वो जो अब ये बात वो कर रहे थे कि जी उनके लिए एक गवर्नर साहब को रीजंस, जो उन्होंने तमाम रीजंस दिए हैं, वो उसमें उस एतमाद का वोट जो है वो लेने का मतलब उनका वो रीजंस बनती नहीं है। जो मेन उनकी एक रीजन है, उन्होंने कहा जी वजीर आला पंजाब के पास जो है ना अक्सरियत नहीं रही जी। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने कही कि जी जो इनका पार्लिमानी सदर है चौधरी शुजात साहब, अच्छा, वो उनका एतमाद भी खो दिया। अच्छा, ये जो मेन उनका जो रीज़न है, जो जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि एतमाद का वोट लें। अब चौधरी शुजात तो देखें ना जी, चौधरी शुजात के बारे में जो मामला था वो फैसला तो आ चुका, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुलाई के डिसीजन में दे दिया था, तो वो भी रीज़न कोई सॉलिड नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मामला जो है लटकेगा। आज एतमाद का वोट नहीं ले रहे, जुमे को इजलास हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, अगर आप जुमे की बात करें तो जुमे को भी अगर कंटिन्यूटी रहती है इस इजलास की तो तब भी नहीं किया जा सकता। नहीं, वो जाहिर है कि कंटिन्यूटी वो तो उसको समन करेंगे ना कि जी उसको रखा जाएगा, फिर उसके लिए 3 से 7 दिन जरूरी हैं। उसके बाद वोटिंग का डेट वो जो है स्पीकर साहब भी करेंगे, अनाउंस करेंगे जब भी होगा। लेकिन इस वक्त जो है, जो एक जंग लड़ना चाह रही थी पीएमएलएन, उसमें मेरे ख्याल में सियासी तौर के ऊपर इन्होंने जो ये बेतरपे किए, और मेरे ख्याल में कि थोड़ा सा अदरवाइज तो पीएमएलएन। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी, आप ये जो सियासी जंग के हवाले से बात करें, कुछ सियासी जंग तो नहीं कहेंगे, फेवरेटिज्म की जंग के हवाले से मैं ये बात करना चाह रही हूँ। रमीज राजा आपको क्या ठीक नहीं कारकर्दगी निभाते हुए लग रहे थे? नहीं, देखें जो परफॉर्मेंस आई है इस वक्त, तो और साथ में 3-4 दिन पहले नजम सेठी साहब प्राइम मिनिस्टर को मिले भी थे, तो उनकी एफिलिएशन भी है उनके साथ। आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने भी उन्हें बनाया था, हालांकि क्रिकेट से तो इनका कोई लेना देना तो नहीं है, तो लेकिन मैं बेहतर ये था कि किसी और एक्स, अगर इनको उतारना ही मकसूद था रमीज राजा को,
तो फिर किसी अच्छे, और बहुत सारे हमारे आपको पता है बड़े, तो मैं भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह नजम सेठी को बहुत पता होगा कि पहले भी उन्होंने बतौर चेयरमैनशिप निभाई है। ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, आप देखें ना, ये अच्छा? हम तो कहते हैं ना जी कि अगर आपने जावेद मियाँजाद को बना दिया, जहीर अब्बास को बना दिया, तो चलो आपको ये पता होता है कि इदारा क्योंकि खेला है, उनको पता है, आप लोग खेले हैं, आप देखें ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं है ना पाकिस्तान में। तो आज इसीलिए हम खड़े हैं, दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि आज इतनी बड़ी टीम, इतने अच्छे लोगों के होते हुए हम, मुझे तो फिर बाबर आजम की कप्तानी भी डामाडोली लग रही है। अब देखिए ना, मतलब जाहिर है कि परफॉर्मेंस के ऊपर आप उसकी परफॉर्मेंस भी बेचारे की इतनी अच्छी नहीं है। एक भी जो जीता हो क्लीन स्वीप अप की है, क्लोज आके भी आ रहे हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली समथिंग था उसके क्लोज आके, व्हाइट वॉश सर, व्हाइट वॉश पूरा। अब देखे ना, ग्राउंड में तो उन्होंने खेलना है, तो खराबियां तो फिर जाहिर है कि उसके चीफ से लेके कोच और आपके सिलेक्टर सब कुछ ही आता है, वहां पे आता है, तो थिंग्स शुड बी इम्प्रूव। लेकिन मैं नहीं समझता कि इट्स अ गुड डिसीजन। क्रिकेटर होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है के ऊपर मैं कहता हूं कि हंड्रेड्स ऑफ आपके इंटरनेशनल जो है लेजेंड पड़े हुए हैं, उनमें से आप किसी को बताते हैं जिसको क्रिकेट की नो हाउ होती और वो आपके टीम को साथ लेके चल सकता। नहीं तो काश साहब को लगता है नजम सेठी को नहीं है, क्योंकि वो, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी पहले भी एक था चेयरमैनशिप, पहले भी तो उनकी अपॉइंटमेंट पॉलिटिकली थी ना जी, तो उसमें कौन से लॉरेंस विन किए थे उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीट है, इसमें फंड्स बड़े हैं, इसका जो आपको पता है पैकेज बहुत बड़ा है। मैं भी शायद किसी और को भी मौका दे देना चाहिए था। नहीं, अब तो दे दिया ना। नहीं, किसी और को भी तो नजम सेठी। तो हम बात फिर उधर आ जाते हैं कि इस वक्त जो है ना पॉलिटिकल बैटल जो है पंजाब में, ऑपोजिशन जो है वो ये चाह रही है कि हम इसको प्रोलॉन्ग करें, असम्बलियाँ ना टूटें, क्योंकि आप देखें ना पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और 64% पॉपुलेशन, इसकी असम्बली टूटने से, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इसको प्रोलॉन्ग कर सकेंगे। अगर ये कोर्ट्स में जाएंगे तो फिर मैं भी कि ये मार्च तक चला जाए मामला, मार्च तक। अच्छा, मार्च तक चला जाएगी। अच्छा, कोर्ट्स में जा। अच्छा सर, नाइब अमीर जमात इस्लामी फरीद पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पराचा साहब, वेलकम टू द शो। जी काशिफ बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पराचा साहब, जो इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था और उसके बाद जो पंजाब की सिचुएशन बनी है, कैसे देखते हैं आपको? क्योंकि गवर्नर साहब एक तरफ तो अपोजिशन इत्तेहाद ने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी और उसके साथ ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए एक हुक्मनामा भी जारी हो गया गवर्नर साहब की तरफ से। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सूरत हाल तो बहरहाल जिस तरह इन दिनों पंजाब में धुंध है, जी जी, तो इसी तरह की सियासी धुंध भी यहाँ बहुत ही अरूज पे है। और उसका नतीजा ये है कि अब जो आईन पाकिस्तान जिस तरह के रास्ते देता है उसको हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है। यानी गवर्नर ने अपना एक रास्ता देख लिया है, वजीर आला के पास अपना है, स्पीकर असेंबली जो है वो अपनी एक तशरीह कर रहे हैं और अदालतें बिलाकर अपनी एक किरदार अदा करेंगी। तो मैंने कहा कि ये एक वो धुंध का मौसम जैसे चला है और बसें एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो यहाँ भी जो सियासी धुंध है वो इसी अंदाज की ही चल रही है। और उसमें कोई वाज़ेह तौर पर कोई भी नहीं कह सकता कि आखिर ये सारी गर्दाब से सियासत निकलेगी किस तरह। डॉक्टर साहब, कानूनी और आईनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि गवर्नर साहब का जो हुक्मनामा था एतमाद का वोट लेने के लिए, वो ओवरडूइंग थी और वो मुतसादम था असेंबली रूल्स के साथ भी और आइन के साथ भी। लेकिन ना इसकी एक तशरीह और भी की जाती है कि जब असेंबली का इजलास जारी है, जी। तो असेंबली के इजलास के जारी होने के दौरान एतमाद के लिए कहा जा सकता है। तो मतलब यह ना कि तशरीह का ही मामला है ना, जैसे मैंने कहा कि जी हर एक अपने अपने एतबार से आइन की तशरीह कर रहा है। तो और आइन में अगरचे कोई ऐसा इबाम नहीं है, लेकिन जब सूरत हाल के अंदर इबाम हो तो वहां पे कदम कदम पे इबाम ही फिर चलते हैं। डॉक्टर साहब, बात यह है कि आईन पाकिस्तान जो है, आप नहीं समझते कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि हर सियासी जमात, हर इदारा उसके मुख्तलिफ दफात को, आइन के आर्टिकल्स को मोम की नाक की तरह इस्तेमाल करता है अपने इंटरेस्ट के लिए। तो आप नहीं समझते कि आइन में जो कुछ
चीज़ें हैं जो अनरिटन हैं या फिर उनके लेक्यूनाज हैं, उनके ऊपर काम होना चाहिए? देखिए काशफ बशीर साहब, मामला यूं होता है कि आप कितनी और तशरीहें कर लेंगे, उनकी भी फिर आगे अपनी अपनी तशरीहात हो जाएंगी। आप कितने तहफ़्फ़ुज़ात रख लेंगे, और माजी में ये होता रहा है, आइन जो है वो अपनी असली शक्ल में तो बाकी ही नहीं रहा। जो 1973 का आइन था, 18वीं तरमीम उसके अंदर कितनी तरामीम जो है वो हो चुकी हैं। इसलिए ये असल तो रवैये होते हैं और असल नीयतें होती हैं। जब नीयतें ही ठीक ना हो और रवैये ठीक ना हो तो आइन के अल्फाज जो है थोड़ा बन के वो बच सकते हैं। उसके लिए तो इंसान पॉलिटिकल पार्टीज को खुद ये सोचना है कि हम जमहूरियत को तकवीयत दे रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम दे रहे हैं या। फरीद राजा साहब, इस वक्त जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, हेड ऑन कोलिजन आ रहा है इत्तेहादियों के दरमियान और PTI जो मेन इस वक्त जंग लड़ी जा रही है पॉलिटिकल, आप इसका हल क्या देखते हैं? इसका सलूशन क्या है? तो यानी इस वक्त एक और मरहला भी दरपेश है, और वो है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, जो खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ भी जा रही है। तो एक मरहले पे तो ये सारे सियासतदान अपनी सारी रस्साकशी और कशमकश को छोड़कर उस पर अगर एक कमाशी जो इस वक्त करना चाहिए मुल्क और कौम की सलामती के लिए, उस पर इकट्ठे हों और इंतखाब के लिए भी मिल बैठ के, यानी 2 महीने आगे या पीछे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी अगर जो है वो अक्टूबर के बजाय अगस्त में हो जाते हैं, जुलाई में हो जाते हैं, तो हो सकता है तो खामखा यानी तो 2-3 महीनों के लिए आप पीछे करने की का एक मैदान जंग बनाया हुआ पाकिस्तान को। फरीद साहब जी, फरीद प्लाचा साहब, आपकी पॉलिटिकल पार्टी बहुत पुरानी है, ऑर्गेनाइज जमात है, मुतदल मिजाज लोग हैं आपकी जमात इसमें अपना रोल क्यों नहीं प्ले करती है इस बड़े वर्स्ट पॉलिटिकल सिचुएशन में? ना हम अपने मुताबिक कर रहे हैं। ये जो अलाव दहकाया गया है ना, और जिसमें फूके मार के इसको बढ़ाया जा रहा है, इसकी इसको करना है मुश्किल है। भाई साहब, ये अलाव किसने दहकाया है? आप क्या समझते हैं? सिग्नल की प्रॉब्लम थी, मतलब ऐसे जो अच्छा, फरीद साहब ये कह रहे थे कि सबको बैठकर एक सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये क्या मेरे ख्याल से इस स्टेज पर बैठकर कोई बेवकूफ तो नहीं है, किसी को ये पता ही ना हो कि भाई हम लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे माशाल्लाह तब तक नहीं बैठ जाएंगे। हर एक को अपनी अपनी पड़ी भी नहीं आपको लगती है? हर एक को पता है इस चीज का कि हम इकट्ठे बैठेंगे तो ही एक ना कोई डिसीजन होगा, और वो जो पाकिस्तान के हक में होगा। आप जो बात कर रही हैं वो एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल आपको अगर आपने ब्रेक पे जाना है तो बताओ, उसके बाद इसके ऊपर डिटेल बात कर लेते हैं। मैं इस आइडियल सिचुएशन के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि सबको पता होने के बावजूद जब वो नहीं कर रहे तो इसका मतलब है सबको अपनी नफ्सा नफ्सी पड़ी हुई है। मैं बता देता हूं दोनों का। PTI एक साइड पे है जी, PMLN ठीक है जी, JUI पीपल्स पार्टी। अच्छा, अब जो रिजल्ट जो सबसे खराब काम हुआ है वो ज़िमनी इंतखाबात जो 36-37 हुए हैं उनके नताइज ने किए हैं। अदरवाइज तो ये इत्तेहाद जो है, हुक्मरान इत्तेहाद वफाकी, ये तो चाह रहे थे कि इलेक्शंस हो। इनका मतलब जब इनकी गवर्नमेंट बनी है, इमरान खान की गवर्नमेंट टॉपल करने के बाद, इनका यही ख्याल था कि हम करवा देंगे। लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो अनएक्सेप्टेबल है उनके लिए, क्योंकि वो इतने सारे सोर्सेज के बावजूद सारे रिजल्ट 26 के 27 सीटें इमरान खान जीत गए, तो वो सारी 13 जमातें भी नहीं वो उसको काउंटर कर सकी। तो अब उनको नजर आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटी इज एंटायरली डिफरेंट। हार किसी को भी नहीं पसंद है। मतलब आप जो बात कर रही हैं बहुत अच्छी बात है
वो तो एक आइडियल सिचुएशन है, डेमोक्रेसीज में ऐसे होता है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में भी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम डेमोक्रेसी का नाम तो लेते हैं, उसके ऊपर आवाम को ईंधन तो बनाते हैं, लेकिन उसमें मफादात तो हुक्मरानों के जुड़े होते हैं। तो ये एक जो टग ऑफ वार है, ये सिर्फ कुर्सी के लिए है, इसमें आवाम के मफादात सर, हम इस टग ऑफ वार की दलदल में इस टाइम पर फंस चुके हुए हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि हम मुझे ये निकलें बताइए कैसे। कि पिछले 3-4 रजीम ले लीजिए, किसमें आवाम के मफादात की बात हुई, उनकी मुश्किलात कम हुई या उनकी जिंदगियों को आसान बनाया गया। सर, इसको कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। हम बात कर रहे थे आजकल की सियासी गहमा गहमी की और जो हलचल मची हुई है पंजाब हुकूमत के हवाले से। टॉप स्टोरीज और भी शामिल करेंगे, उसके हवाले से भी बात करते चले, लेकिन जो और टॉप स्टोरीज है वो भी आपके साथ शामिल करते चले कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। वो रिलीफ क्या है वो आपको बताते चले कि करप्शन के केसेस जी वापस भिजवा दिए गए हैं और वो किस मद में और किस ज़िम्मन में भिजवा दिए गए वो काशिफ साहब से हम जानेंगे। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिए, भी वापस भिजवा दिया गया है। प्लस वजीर खारजा चूंकि अमेरिका में मौजूद हैं तो अमेरिका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर इजहार अफसोस उनकी जानिब से आया, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है एंटोनी ब्लिंकन से। पाकिस्तान के मुआशी मफादात अमेरिका के साथ जुड़े हैं, ये भी कहा गया है इस मुलाकात के हवाले से आपको बताते चलेंगे। और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का एटलांटिक काउंसिल साउथ एशिया के मुबाहिसे से खिताब था, ये सारे सिलसिले के हवाले से भी हम बात करते चलेंगे। जी सर। अच्छा, अब देखें तोशाखाना केस जो है ना, इनके खिलाफ थे शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी। नहीं सर, तोशाखाना अलग है और नहीं, वो बेसिकली वो भी उनके ऊपर भी तोशाखाना था, एक हार का केस था और दूसरे मामला थे। तो नैब की जुरिस्डिक्शन 8th अमेंडमेंट जो नैब अमेंडमेंट्स के बाद ना, तो ये करप्शन के केसेस सारे नैब को वापस इसलिए भिजवाए जा रहे हैं कि ये रिलीफ मिल गया पर्सन स्पेसिफिक जो लॉ बना कौमी असम्बली से, उसके तहत अब नैब और ये जो कोर्ट्स हैं, तसाब अदालतें, ये अब एलिजिबल नहीं है या ये फॉल नहीं करते उनके अंडर, तो ये एक किस्म की बरियत है। तो उनको बरियत मिल रही है कि वो कह रहे हैं जी हमारे पास तो इख्तियारात तो हमारे छीन लिए, तो हमारे तो पर काट दिए गए, तो ये केस वापस नैब को भिजवा देते हैं। अच्छा, तो ये इनके लिए गुड न्यूज़ है और अवाम के लिए एक दुख की बात है। अवाम के हमेशा पिसने वाली ही बात होती है, अवाम को गुड न्यूज़ कभी भी नहीं मिलती है। उनके लिए गुड न्यूज़ है ना। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम लोगों को कभी नहीं मिलती है। तो अपने नाज़रीन को बताते चले, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन है इकबाल शाहिद साहब और मियां सैफुर रहमान सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, थैंक यू वेरी मच। मियां साहब, आपसे हम आपकी बातें सुन रहे हैं, जितना फसाद आप डाल रहे हैं। नहीं, हम तो अवाम को असल पिक्चर जो है जो इस वक्त आप पॉलिटिकल टर्मोइल है उसके साथ इकोनॉमी कोलैप्स की हुई है, हम तो जाहिर है कि हम तो पाकिस्तान के साथ है ना। बिल्कुल। हमारी कोशिश तो ये है कि अवाम को असल पिक्चर हम बता सकें कि आपके साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। बहुत आला मिशन है आपका। ठीक है ना जी। तो अब जो आज जो बात शुरू करते हैं स्टेट में कि आज इजलास होने जा रहा है जो गवर्नर साहब ने तलब किया। देखिए, मेरा तो ख्याल है कि कोर्ट में शायद मामला चला जाए। अच्छा। मुझे लग रहा है क्योंकि एक तोतल का शिकार है और हमारे यहाँ तोतल जो होता है वो जाके रिजॉल्व होता ही कोर्ट्स में। नहीं, उसको तो स्टेट में आपके स्पीकर जो है उन्होंने तो कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात का तो मुझे काशिफ साहब ऐसे लगता है जैसे हमारा आईन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जितनी उसकी तशरीहात हैं। देखो, दुनिया में अब बरतानिया का जो आइन है उसके बारे में कहा जाता है उसका तकरीबन आधे से ज्यादा हिस्सा अनरिटन 1000 साल से मुझे समझ रवायात के साथ चल रहा है। मियां साहब, कभी ये इस्तेकाम जो आराम सुकून वाला जो धुआं है वो क्या कभी छटेगा? नहीं, मैं तो जरूर अनरेस्ट सी सिचुएशन देखने की अभी तक नहीं हम स्टेबल हो पा रहे। कॉमन मैन यकीनन एक तो मुआशी हालात से परेशान है, एक इस तजब्जब से जो गोमगो की कैफियत है इससे बहुत परेशान है। क्योंकि आप देखें ना, एक डिबेट, अनहेल्थी डिबेट मुआशरे में चल पड़ी, कौन अच्छा है कौन बुरा है, और इंतशार की सी कैफियत है। अब लोग मईशत के साथ साथ ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि मजदूर ने 10 ईंटें उठानी है, 8 ईंटों का टाइम वो जाया कर देता है इस डिबेट में कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा है, नवाज शरीफ उससे भी अच्छा है, इमरान खान उससे भी अच्छा है। तो इन चीजों से बहुत ज्यादा हेल्थी डिबेट आ गई कि पता नहीं कि मुझे ये बताइए कि अब ये आपने दोनों को देखा कि अदम एतमाद की तहरीक पहले पेश की गई, हाँ जी, और साथ ही गवर्नर साहब की तरफ से एक ऑर्डर जारी कर दिया गया
तो आप कैसे देखते हैं कि आज तो वो स्पीकर साहब ने तो उसको नल एंड वॉइड का ऐलान दे दिया ना जी, जी। उसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं किया, असेंबली का इजलास नहीं बुलाया, तो और मतलब उसके बाद क्या होने के जा रहा है? नहीं देखिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस ही क्रिएट होगा ना। अब देखें सूरत हाल ये है, ये ऐसे लग रहा है कि अब बजाय बदले की सियासत चल रही है, रद्द अमल की सियासत नहीं। लेकिन एक हुकूमत को आपने हटा दिया, चलती हुकूमत को, एक अदम एतमाद को किस तरह आपने आर्टिफिशियली मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद तो सलसल तोड़ा। अब आगे जाके सारा सिलसिला ये है कि अब कोई तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को किसी को तो अडॉप्ट करने देना। तो अगर मैं हर वक्त रद्द अमल में रहूंगा कि जी इसने ये क्यों कर लिया, इसने ये क्यों कर लिया, लेकिन इस तरफ कोई नहीं तवज्जो दे रहा कि पब्लिक की क्या ख्वाहिश है, पब्लिक का मैंडेट क्या है, पब्लिक की चॉइस क्या है, तो बजाय उसके कि ये तो टेक्निकल नॉकआउट वाली सियासत होगी ना जी, टेक्निकल माजी में भी होती रही है। मैं ख्वाजा आसिफ बात करें, इज़हार ख्याल करें, उनकी तरफ चलते हैं। इस्तेमाल के ऊपर ताजर हजरात जो है वो अपने बच्चों के साथ भी जरा फेमिलियर हो जाएंगे जब वो वक्त के ऊपर घर पहुंचेंगे। नहीं तो घर जाते हैं तो बच्चे सोए होते हैं, सुबह खुद सोए होते हैं जब बच्चे स्कूलों को चले जाते हैं। तो ये कल्चरल भी जो है एक बड़ी मस्बत जो है वो चेंज लेके आएंगे ये इक़दाम जो हैं। जहां ये रुपए पैसे को बचाएंगे वहां पे हमारा जो कल्चर जो है वो भी एक मस्बत शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मैं रिक्वेस्ट करूँगा राशिद लंगड़ियाल साहब जो है वो हमारे पावर के सेक्रेटरी हैं और साथ हमारे नीका के जो हेड हैं मौज़म साहब वो भी आए हुए हैं। नीका जो है हमारी कंजर्वेशन की एक बॉडी है जो ये मुख्तलिफ जो वो हैं इक़दामात जो हैं कंजर्वेशन के सिलसिले में वो तजवीज़ करती हैं। तो इन अल्फाज के साथ ही मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। और ये नाज़रीन, कोयटा में मोहम्मद ख्वाजा आसिफ वफाकी वज़ीर हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि वसाइल की आगे ही बहुत ज़्यादा किल्लत है और सैलाब ने तो हमें यानी कि मुल्क को तबाह कर दिया। इन अदर वर्ड्स उनका कहना था पट्टा बिठा दिया है। वही रोना रो रहे हैं क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि इन्होंने 8 बजे रेस्टोरेंट्स होटल्स भी बंद कर दिए हैं, 10 बजे खैर बाकी तो मामला तो खराब पूरे मुल्क में 6 बजे बंद हो जाते हैं। मतलब लाइक बेचारे ताजिर बिरादरी का क्या ही जाएंगे, उनका बहुत बुरा हाल है। इनकी खताएं हैं और अवाम के लिए सजाएं हैं, यही है ना जी। बादशाह साहब, मतलब ये मुझे बताइए कि आज नो कॉन्फिडेंस का वोट तो खैर जुमे को उन्होंने कहा जी उसको टेबल करेंगे, लेकिन जो आइन जो गवर्नर पंजाब ने तमाद का वोट लेने के लिए कहा था उसका क्या बनेगा आज? वो तो काशिफ जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को मैं हमेशा ही हैरत का दाही कहता हूँ। यहाँ ये भी हो सकता है कि भाई उल्टा दरिया भी चल सकता है, हाथी दीवार पर भी बैठ सकता है। और पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इस लम्हे में रात को गवर्नर साहब सोए हुए हैं, असम्बली चल रही है और वो ज़ाहिर पॉइंट ही होते हैं। एक मुंतखब आदमी जिसको ऐवान का बाकायदा एतमाद हासिल होता है वो पॉलिसी दे रहा होता है, उठते सारे उसने कहा जी आप एतमाद का बोल रहे हैं 2 दिन के बाद। हालांकि 6 महीने से पहले थोड़ा सा इखलाकियात भी कहती हैं वो नो कॉन्फिडेंस आईनी रिकावट भी है, लेकिन ये पहला दौर है तो 6 महीने वैसे हुकूमत चलने के लिए टाइम बाकायदा होता है। वजह यह है कि इनके मुतल्लक तो मैं कल ये सोच रहा था, हमारे प्रोग्राम में भी लोगों ने बात की कि इखलाकियात तो दूर की बात है कि इन्होंने लोगों को इतने हद तक ले गए हैं कि पब्लिक सुबह मोटो इनके घरों का जब तक घेराव नहीं करेगा, कहा गया कि परवेज हम वजीर आलम बना देते हैं, रात को मिठाइयाँ खाई, सुबह इमरान खान साहब चला गया, फिर उसके खिलाफ हो गए, असम्बली में बाकायदा मारकुटाई हुई, जख्मी किया, उसने बददुआएं दी, फिर निज़ाम चल पड़ा। अब यह है कि कॉन्फ्रेंस का बोल लें, अगर नहीं लेते, जो रात आपने देखा कि कितने जजेस रिटायर जो वकालत अब करते हैं मुख्तलिफ पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पे के ऊपर होते हैं, इन पर तो पहले पाबंदी लगनी चाहिए कि आपने अपने दौरान मुलाजमत जब वो आप जज थे तो पाकिस्तान में अच्छे फैसले किए तो आप जिम्मेदार हैं। अच्छा, तो आप इस यहाँ स्टेज आप शायक आसमानी साहब कहते हैं कि ये जी बाहर एक असम्बली हो सकती है, एतजाज हसन साहब और दूसरे इवन दिन लतीफ खोसा साहब, उनका जी बिल्कुल गैर आईनी है कि अगर ये इजलास चल रहा था उन्हीं के बंदे हैं ना पीपल नहीं, वो सही कह रहे हैं कि अगर इजलास बुलाया स्पीकर ने है तो उसको खत्म भी स्पीकर ही कर सकता है। दरमियान में क्यों किया गया? वजह ना इनको कोई डर है
ना कानून का, ना आइन का, ना मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ कि जब रात के 9 साढ़े 9 बजे के करीब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव जो है जमा करा दी, उसके बाद क्या जरूरत पड़ी कि आपने 1 घंटे के अंदर अंदर फिर गवर्नर साहब से भी ऑर्डर करवा दिया एतमाद का वोट लेने के लिए? क्योंकि दोनों में डिफरेंस तो है ना जी। पहले जो है ना, पहले जो गवर्नर साहब का है वो है आपने एतमाद को लेना, एतमाद का। अगर वो नाकाम होता है, आप सुन लें, ये बात आपकी दुरुस्त है, पहले उनका एतमाद का वोट लें, नाकाम हो जाते हैं, फिर यह कि आप एतमाद करेंगे, नहीं तो रात का चीखो पुकार के हमारा वजीर आला बन जाए। ये मुझे बताइए, ये किसी दूसरे मुल्क में होता है? अवाम का सामना कर सकता है कि पहले आप कहते हैं एतमाद का वोट लें, नाकाम हो गया या कोई कानूनी हुक्म आ गया, फिर अगर हार जाते हैं आप कहते हैं हम नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, वो भी आपका काम नहीं बनता, तो आप कहते हैं हमारे साथ मिल जाए। नहीं तो इकबाल शाही साहब, अगर जुम्मे को जैसे उन्होंने कहा टेबल करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसमें अगर ये नाकाम हो जाते हैं, जो डेफिनेटली जो नंबर गेम के अंदर तो नाकाम ही नजर आ रहे हैं ना अपोजिशन इत्तेहाद, तो फिर उसके बाद एतमाद का वोट लेने की तो जरूरत नहीं है। देखिए वो जो उस दिन आएगा ना, जुम्मा आएगा, जुम्मे के दिन तो आपने देखा कि पाकिस्तान की सियासत काफी बदल जाएगी। उससे पहले आप देखेंगे अदालतों में ये कौन सी चीजें, आज रिट पिटीशन दायर हो रही हैं, उस दिन आपने देखा कि जुमेरात को तो इस्लामाबाद पार्लियामेंट के अंदर जो पीटीआई के मेंबर जा रहे हैं वो पेश हो रहे हैं, वो क्या नतीजा निकलता है अपनी सीटों के लिए। हाँ, अब यहाँ जब आएंगे जुम्मे को, तो जुम्मे को जरूरी नहीं है कि जो ट्रेजरी बैंक हैं जो हुकूमत कर रहे हैं वो जाएं, वो नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो इसलिए कि साबित करना है इस चीज को जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस से टेबल किया है। वोट 186 जो मैजिक नंबर है पूरे करने, वो तो ऑपोजिशन ने करना है। अच्छा, मैं वीवर्स को ये बताना चाह रहा था कि जो एतमाद का वोट लेने में और अदम एतमाद की तहरीक है, उसमें डिफरेंस ये है कि गवर्नर साहब जब गवर्नमेंट को कहते हैं परवेज लाई की कि आप एतमाद का वोट लें, तो उधर बाइंडिंग हो जाती है गवर्नमेंट के ऊपर, जो परवेज लाई साहब की गवर्नमेंट है कि 186 अरकान उन्होंने प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन जब अदम एतमाद की तहरीक जो अगर मतलब होती है, उस पर वोटिंग होती है, तो उसमें बाइंडिंग आ जाएगी अदम एतमाद पेश करने वाले, तो वो जो इत्तेहाद है जो हमारा इस वक्त गवर्नमेंट में है सेंटर में, उनके ऊपर बाइंडिंग है कि वो 186 का नंबर पूरा करें। तो ये डिफरेंस तो है। हाँ, इसमें मेरे ख्याल में एज है परवेज लाई साहब को। वो तो एज इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक और हरकत करेंगे, हरकत ये करेंगे कि 4 बजे के बाद एक नोटिफिकेशन कर देंगे जो एक्सपेक्टेड भी है, है एक्सपेक्टेड कि जी चूंकि उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया इसलिए ये वजीर आला नहीं रहे। यानी इनका काम सिर्फ ये है और चीजें जो नजर आ रहा है वो ऐसा नहीं है, जो नहीं नजर आ रहा है वो हो रहा है। इनके पास एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है वो सियासतदान फवाद चौधरी। उनके चचा मेरे बड़े दोस्त थे चौधरी अल्ताफ, वो गवर्नर थे, तो मेरी अक्सर उनसे मुलाकातें होती थी, तो उनके मैं कोई कानूनी और आईनी तशरीहात पे बड़ी डिबेट करता था। आपको याद होगा में जब असेंबली एग्जैक्टली, तो वो उन्होंने ये आर्टिकल 104 से 109 तक की ऐसी तशरीहात की थी जो इन वे अथॉरिटी बन चुकी हैं, कोटेबल अथॉरिटीज। तो मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी का थोड़ा सा मौक़िफ़ डिफरेंट है, चूंकि वो नंबर गेम में इस वक्त उनको एज फौकियत हासिल है, ये वाज़ेह फौकियत है ना। अभी तो बाकी उफक पर क्या चीजें बाद में होती हैं। परवेज लाई साहब के जो साजिद भट्टी और उनकी पार्लियामेंट एग्जैक्टली इनके साथ, या वो ना हो जाए सादक संजरानी सिंड्रोम ना चल जाए, तो वो एक डिफरेंट चीज है। वो एतमाद के वोट में चल सकती है। हाँ, एतमाद के वोट में अगर वो सिंड्रोम, वो मेरा ख्याल है वो भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे इस वक्त होता। तो इसलिए फवाद चौधरी ने बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़ी कैलकुलेशन के साथ ये कहा कि हम एतमाद का वोट भी ले लेंगे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो ये सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कुछ मामला होता तो आज परवेज लाई साहब जो है इमरान खान के साथ आज के दिन तक खड़े ना होते। हाँ, सिचुएशन इज एंटायरली कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। बात हो रही थी सियासी जो आजकल हलचल है उसकी, लेकिन टॉप स्टोरीज तो आपको साथ शेयर करना जरूरी होती हैं। आपको बताते चलें कि बन्नू के सीटीडी कंपाउंड में हुआ क्या, डीजीआईएसपीआर ने सब बता दिया है। 18 दिसंबर को जेर हिरासत दहशतगर्द ने कांस्टेबल को काबू कर लिया, ये कहा गया मेजर जनरल अहमद शरीफ की जानिब से, जबकि सदर आरिफ अलवी की जानिब से बन्नू में कार्रवाई नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद भी दी गई है। एएनएफ का बैरून मुल्क मनीशात स्मगलिंग के खिलाफ जो
क्रैकडाउन जारी है, धड़ाधड़ पकड़े जा रहे हैं लोग और धड़ाधड़ ये लोग लेके भी जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता, इनको पता भी एग्जैक्टली उनको पता भी चल रहा है कि क्रैकडाउन जारी है, लेकिन फिर भी मतलब हिम्मत तो कर लेते हैं। में भी मतलब बीबा पीछे से सब ये गवर्नमेंट के एहलकार ही शामिल होते हैं, वहाँ तक पहुँचता है। और मुझे तो ये भी इंफॉर्मेशन है कि अगर एक बंदा पकड़ा जाता है तो 5 निकल भी जाते हैं उसकी आड़ में, सिखाया कुछ जाता है होता कुछ है। मियां साहब जनाब, जो अभी इस वक्त जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी मुलाकातें भी जारी हैं, तो उसके बाद जो अमेरिका में जब अमेरिका ने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, हमने उसमें अपने ताउन की यकीन, उसके ताउन की दिखानी, तो एक स्टेटमेंट है ना, अफसोस भी कर देते हैं। एक और बात भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप दोनों गेस्टों से पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे ही कि पाकिस्तान के माशी मफादात जो हैं अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब तो काफी हद तक इसमें तवाज़ुन आ गया, पाकिस्तान का डाइवर्सिफाई हो गई है हमारा जो मईशत का सिलसिला है। अमेरिका को इस बात में भी थोड़ा एक जलापा भी है, जैसे चीन के साथ गो के हमें चीन के बारे में बात औक़ात हम कुछ हमारे दोस्त ये भी क्रिटिसाइज करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी है कि चीन आपके साथ फिर भी आपको मोराटोरियम भी दे देता है, आपको रिलैक्सेशन भी दे देता है। फिर अब दुनिया में ज़्यादातर है तो इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है तो बाहमी इन्हिसार पे, लेकिन अब दुनिया में ज़्यादा तरक्की वो ममालिक कर रहे हैं, वो ब्लॉक्स जिनकी आपस में खित्ते के अंदर तामन है। आसियान देख लें, उनका नाम लिया जी, बड़ा आपने जबरदस्त वर्ड जो यूज़ किया और बड़ी टर्मिनोलॉजी है, दुनिया में ये हुआ भी है। श्रीलंका ने भी किसी वक्त में मोटेरियम लिया था। तो क्या पाकिस्तान का भी ऐसा कोई है चांस कि मोटेरियम ले ले, लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF नहीं, पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान का इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। बाहर के मुल्क आपके एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को, आपकी डेमोग्राफी, आपकी पॉपुलेशन, आपका यूथ की एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों को देखते हैं, रिसोर्सेज भी देखते हैं। ये अलग बात है कि ऊपर को जो हुक्मरान टोला बैठा है वो चीजों को किस तरह मैन्यूवर करता है अपने एडवांटेज में, अब लेकिन उनकी भी स्पेस कम होती जा रही है। उनके लिए तो यही बेहतर है कि कर्जे आप लेते जाएं, उनमें से उनकी अपना किकबैक्स हो तो, लेकिन मैं आप किकबैक्स दे भी नहीं रहे वो आसानी से। नहीं, वो दे नहीं, वो पता चल गया उनको, स्पेस कम होती जा रही है। आपकी बात से मैं एग्री भी करता हूँ, अगर वो नहीं दे रहे तो यहाँ पे जो आपके लोन्स के बाद जो प्रोजेक्ट करते हैं वो तो इनके हाथ में ही है ना, तो जिन्होंने लेने होते हैं ना सर, वो किसी तरह से भी ले लेते हैं। बादशाह साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान के जो तजारती माशी मफादात हैं अमेरिका के साथ जुड़े हैं, और ये अमेरिका में कहा, आजकल वो आपको पता है अमेरिका में है, और अमेरिका जो है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हमले हैं उस पर भी ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं। ये दो डिफरेंट बातें हैं। पहले मैं चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर बातें मेरे नज़दीक नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। वो ये पहला तो यह कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका वो जो बयान उन्होंने दिया मौजूद के खिलाफ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ, और इंडिया में जो मुजाहरे हुए हैं और उनके सर की कीमत लगे उनको हम कंडेम करते हैं। वो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है, इसके लिए पाकिस्तानी कौम का नुमाइंदा है। बाकी है कि जो हमारे रोमांस हैं, मसलन हमारे आमतौर पर रोमांस जल्दी बन जाते हैं चाइना के साथ, रूस के साथ। रूस की बात आपको पता है कि 18 करोड़ है, पाकिस्तान 22 करोड़ 23-24 करोड़ है। वजह यह कि हमें जो तल्लुकात कायम करने में तवाज़ुन, जियोपॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन इस वक्त, वो बड़ा मोहतात रहे कि इनसे तल्लुका रखने। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि जहां आप और आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार और हमारे सब लोग पढ़ने भी जाते हैं, सेटल भी हो जाते हैं, वो कल्चर हमारा बिल्कुल करीब है। नहीं, एक बात साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, अब तो रशियन स्टेट्स में और इवन यूक्रेन में, यूक्रेन तो खैर अब थोड़ी देर के लिए माइनस कर दे, रशिया में भी स्टूडेंट्स बहुत वहाँ आप अपने आपकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, आप यहाँ मकान बना के नहीं रह सकते, ये आप कह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, और हमारे रूट्स नेचुरल हैं। ये जो दुनिया है ये अभी डिस्कवर नहीं हुई। वो चाइना में बताइए अगर आप जाते तो आपका तो उनका लिबास, उनका खाना, उनका रहना, उनका सहना, उनका सिस्टम आपके मैच नहीं करता। आप इन मुल्कों के रोमांस में अमेरिका को जब नाराज करते हैं तो जाहिर है फिर जियो पोलिटिकल अपसेट होता है। तो इसलिए मैं से बड़ा संभल की बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके बयान को तो मैं सेकंड करता हूँ। अगर वो कहते हैं अनरेस्ट है तो अनरेस्ट किस लिए है, उसमें सारा अमेरिका जिम्मेदार नहीं होता। आपकी बात से एग्री करूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात से एग्री करूँ तो इसका मतलब है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो कि अपने मफादात के लिए है, पिछले 75 साल से हम देख रहे हैं लियाकत खान की, हम उससे निकलेंगे कैसे? फिर क्यों निकलेंगे? मेरे हमें नफरत क्या है मुझे बताइए। वहाँ आप जाके तो आप आज़ादी से काम कर सकते हैं, और नहीं, मैं ओवरसीज की बात नहीं कर रहा है। जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की,
उसको जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, अफगान वार जो है हमारे ऊपर मसलत। नहीं, मेरा ख्याल है आपका कहना यह है कि डिक्टेशन ना लें। डिक्टेशन के लिए मेरा ख्याल है वही मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान का वो बात सही है इनकी कि हमारी नेचुरल रोजाना थे, उनके साथ बहुत सी हम आंगी हैं, वो तो जब लेकिन अब चूंकि इलाकाई तामुन का जो ग्रुप्स हैं वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, मतलब आसियान देख लें, इस तरह के ब्रिक्स भी बनाई गई, उनका भी ये मतलब नहीं हम ले रहे कि वजह ये है कि ये पॉलिसी जो स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका है वो एक दिन में तो बनाता नहीं। हाँ, वो तो जो नेटो बना था उस वक्त 18 ममालिक थे, फैसला ये हुआ कि रूस की सरहदों के साथ वो मेंबर अपनी बना सकेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने इस वक्त 25 के या 28 मेंबर बन गया, पूरी दुनिया को बकायदा रन कर रहा है, इसलिए हमें उसके साथ पंगा लेने की जरूरत है। बड़ी मतलब बड़ी लंबी डिबेट है, इस पे एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे जो भी लबीबा ने बताया कि एनएफ डेली जो है वो कर रही है, और असला जो मंशियात है ये डेली पकड़ी जा रही हैं, ये कौन कर रहा है? आपने सही कहा, मैं सुन रहा था। वो ये होता यह है कि जब कार्रवाई डालने के लिए एक छोटी सी मकदार ये पकड़ते हैं, ये बकायदा ऑटोमेटिक रूट है, और इसमें पाकिस्तान में कई लोग, अब कई लोगों का हम नाम नहीं लेते, कई लोगों के अखराजात और उसमें अदारों के अखराजात भी जुड़े हुए होते हैं। आप चमन के इलाके में जाएं, वहाँ ईरान के रास्ते में जो चीज़ें हैं सैकड़ों के लिहाज से ट्रक चलते हैं सुबह पेट्रोल डीजल के लिए, इवन ग्वादर में तो दूध और सब्जी भी फंस जाती है, और इसलिए हमारी सरहदों की चीजें चलती रहेंगी। आपके फेंस क्यों काटी जाती है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रकों के अंदर मंशियात भी आती है। हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, लास्ट आपसे आंसर मैं एक शॉर्ट सा मुझे दे दीजिएगा कि बन्नू में जो कुछ हुआ है। हाँ। तो हमारे जो वफाकी वजीर है, इन्होंने कल दोपहर को असम्बली में कहा कि जी ये ख़त्म हो गया सारा कुछ, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक अभी तक भी वहाँ से जो है ना जी हमारी अफवाज पाकिस्तान जो है वो उसके साथ मतलब लड़ रही है और उसको इलाका क्लियर हो रहा है। ये क्या हो रहा है सब कुछ? नहीं देखिए, ये वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। देखो बॉर्डर भी बहुत बड़ा है और पोरस है। जनरल मुशर्रफ एक दफ़ा हमारी उनसे मुलाकात हुई जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो मैंने कहा जी क्या होता है? वो कहते हैं जी 50-50 का टोले आते हैं, जत्थे आते हैं, और हमारी चेक पोस्ट, हमारी पोस्ट जो है ना बड़े बड़े फासले पे हैं, और 10-10 बंदों की मैन कर रही है। मेरे साहब इसमें एक वन लाइनर आंसर दे दीजिए कि इसमें सूबाई हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा की कोई गफलत है? मैं समझता हूँ कि सीटीडी डिपार्टमेंट की थोड़ी सी विजिलेंस की कमी है इसमें। देखिए ये इतना बड़ा ये पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, सिर्फ और सिर्फ सूबा जो केपी के उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मसला ये है कि ये इतना छोटा मसला नहीं कि सीटीडी इसको कंट्रोल कर सकती है। 33 लोग। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब। आप भी एक लाइन ये देखें ना, ये इन्वेजन है, दहशतगर्दी की आपके ऊपर इन्वेजन है जो 1979 से शुरू हुई है, और पाक फौज बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी इवन देन। नाज़रीन ये था आज का शो, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी 1 बजे।